हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत वर्ण विश्लेषण पर विचार प्रकट कर रहे हैं। अब वर्ण है क्या? हिंदी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा संस्कृत पर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत से ही वर्ण हिंदी में आए, वही वर्ण हैं, लेकिन थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, उसको स्पष्ट करने के लिए हमें वैदिक संस्कृत में वर्णमाला पर विचार करना परम आवश्यक है। अब वैदिक संस्कृत में सबसे पहले वर्ण विश्लेषण पर विचार करें, उससे पहले हमें समझना आवश्यक है कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी है। तो पाणिनि के अनुसार वर्णों की कुल संख्या है 63। उस समय के कुछ विद्वान और भी हुए जिन्होंने एक वर्ण और जोड़ दिया उसमें, तो उनके अनुसार होते हैं 64। तो ये 63 वर्ण किस प्रकार से हैं, इनको समझने के लिए अब हम वर्ण पर विचार करते हैं। वर्ण क्या है? संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, उन संपूर्ण भाषाओं का निर्माण वर्ण से हुआ। अब वर्ण क्या हुआ? उस भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि निर्माण यहीं से हुआ इसलिए इसको सबसे छोटी इकाई माना गया। अब इसकी परिभाषा बनती है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब एक विशेषता तो स्पष्ट हो ही गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि प्रारंभ यहीं से होता है इसलिए इसको सबसे छोटी इकाई माना। दूसरी विशेषता जुड़ी कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये विशेषता कहाँ से आई? ये विशेषता आई अक्षर शब्द से, क्योंकि वर्ण का ही उपनाम क्या है? अक्षर है। अक्षर शब्द का निर्माण हुआ न प्लस क्षर इति अक्षर, अर्थात जो टूटता नहीं है वह क्या है? अक्षर। इसलिए वर्ण की एक सार्थक परिभाषा क्या हुई? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को संस्कृत में कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं हल। अब प्रश्न उठता है कि स्वर की परिभाषा क्या है, अच की परिभाषा क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से तात्पर्य है कि स्वर वर्णों में ही उच्चारण की सामर्थ्य होती है, व्यंजन वर्णों में उच्चारण की सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता ही नहीं। व्यंजन वर्णों का विश्लेषण करने से पहले स्वर पर विचार करते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर के भेद कितने हैं, तो इनके भेदों को स्पष्ट करने के लिए स्वर को 4 प्रकार से देखना पड़ेगा। 4 आधार पर इसका विभाजन किया गया। पहला, व्याकरण शास्त्र के आधार पर। व्याकरण शास्त्र के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अपने निर्धारित उच्चारण स्थान से ऊपर वाले स्थान से अर्थात ऊंचे स्वर में किया जाता है उन्हें उदात्त कहते हैं। इसमें दीर्घ स्वर की गणना होती है, अर्थात आ, ई, ऊ और री, ये उदात्त स्वर कहलाते हैं। अनुदात्त मीन्स नीचा, धीमे से, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण
अपने निर्धारित उच्चारण स्थान से नीचे वाले स्थान से अर्थात धीमी गति से किया जाता है, धीमे स्वर में किया जाता है, उन्हें अनुदात्त कहते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर की गणना की जाती है। अनुदात्त स्वर है ए, ई, उ, री और लिरी। तो स्वरित किसे कहते हैं? तो उदात्त प्लस अनुदात्त बराबर स्वरित। जिन वर्णों का उच्चारण उदात्त और अनुदात्त अर्थात धीमी गति से भी और ऊंचे स्वर में भी किया जाता है, उन्हें स्वरित कहते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या हुआ? अनुदात्त। ये क्या हुआ? उदात्त। ओ अनुदात्त, औ उदात्त। तो दोनों प्रकार से उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? ए, आई, ओ, औ को स्वर स्वर। अब व्याकरण शास्त्र के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी हुई? 13। 4, 5, 9 और 4 13। व्याकरण शास्त्र के आधार पर स्वरों के भेद कितने हुए? 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब आते हैं मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्रा का आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? छंद शास्त्र के अंतर्गत। तो छंद शास्त्र के अंतर्गत ह्रस्व स्वरों को एक मात्रक माना गया, अर्थात इनकी एक मात्रा लगती है। ह्रस्व स्वर हैं ए, ई, उ, री और लिरी। ये एक मात्रक होती है, इसकी एक मात्रा लगती है। इसके लिए खड़ी पाई चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनका उपनाम लघु भी है। ह्रस्व स्वर हैं 5 ए, ई, उ, री और लिरी। ये एक मात्रक होते हैं, इनकी एक मात्रा गिनी जाती हैं। इनका उपनाम लघु भी है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये द्विमात्रक होते हैं। इसके लिए एस चिन्ह का प्रयोग छंद शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसका उपनाम गुरु है। इनकी संख्या हो गई 8। और प्लुत ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर और ए, आई, ओ, औ प्लुत स्वर। ए, आई, ओ, औ दीर्घ स्वर। यदि इनके ऊपर 3 लिख दिया जाए तो ये त्रिमात्रक हो जाते हैं, अर्थात इनकी 3 मात्राएं गिनी जाती हैं। इन प्लुत स्वरों का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है, लौकिक में नहीं होता। गेयता को प्राप्त करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में देखने को मिलता है, लौकिक में नहीं मिलता। तो कुल कितने वर्ण हुए? 8 और 8 16 और 5 21। तो पाणिनि ने मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितना माना है? 21। लेकिन इनके समकक्ष के जो विद्वान थे वो इस लिरि को भी प्लुत संज्ञक मानते हैं। इस लिरि को प्लुत संज्ञक मानते हैं। इस प्रकार इन स्वरों की कुल संख्या हो जाती है 22। इसलिए पाणिनि ने स्वर कितने माने हैं? 21 और अन्य विद्वानों ने कितने माने हैं? 22। अब आते हैं संगीत शास्त्र के आधार पर। संगीत शास्त्र के आधार पर स्वर 7 होते हैं, शा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। अगला आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संहित स्वर। मूल स्वर को मुख्य स्वर भी कहा जाता है और मुख्य स्वर है ए, ई, उ, री और लिरी। अब आता है संहित स्वर। संहित स्वर को दीर्घ संध्यक्षर या मिश्र विकृत नाम से भी जाना जाता है और ये है ए, आई, ओ और औ, क्योंकि ये परस्पर मिलकर के निर्मित होते हैं। जैसे ए प्लस ई बराबर ए और ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ओ बराबर ओ और ए प्लस ओ बराबर औ। तो कितने हुए? 4। इस प्रकार यहाँ पर स्वरों का पूर्ण विश्लेषण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है पाणिनि के अनुसार स्वर की कुल संख्या कितनी है? 21 और अन्य विद्वान के अनुसार 22। अब आते हैं व्यंजन वर्णों पर। तो व्यंजन कहते किसे हैं? पहले समझना परम आवश्यक है। जिन वर्णों का उच्चारण
बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। सबसे मेन चीज, व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें उच्चारण की सामर्थ्य नहीं होती। उच्चारण की सामर्थ्य तो केवल स्वरों में है। व्यंजन वर्ण तभी उच्चारण के योग्य बनते हैं जब उनमें कोई स्वर आकर के मिल जाता है। अब मैं दो वर्ण लिख रहा हूं, एक तो क और कह। दोनों में अंतर क्या है? ये भी कह है, ये भी कह, दोनों बोलते हैं आधा है पूरा, आधा पूरा कुछ नहीं होता। जिन वर्णों में हलंत लगा हुआ है वो पूर्ण व्यंजन कहलाते हैं, और जिनमें हलंत लगा हुआ नहीं है वो व्यंजन तो हैं, लेकिन कैसे? स्वर मिश्रित। तो जिन व्यंजन वर्णों में हलंत लगा होता है वो पूर्ण व्यंजन कहलाते हैं, और जिन व्यंजनों में हलंत लगा हुआ नहीं होता है, कोई स्वर मिला हुआ होता है, उन्हें स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण के 9 भेद हैं: स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, यम वर्ण, जिह्वामूलीय, उपपदमानीय, द्विस्पृष्ट, विसर्ग और अनुस्वार। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श मीन्स छूना। इनका स्पर्श नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श नाम दिया गया, स्पर्श व्यंजन कहा गया। और कैसे लेकर के मैं तक के सभी 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात कै, खे, गे, घेणे, चे, छे, जे, झेणे, टे, ठे, डे, ढेने, ते, थे, दे, देने और पे, फे, बे, भे, में, ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंत मीन्स बीच में, स्थ में स्थित, बीच में स्थित होने के कारण इनको अंतस्थ नाम दिया गया। अब बीच में कहाँ पर स्थित है? तो प्रत्याहार सूत्रों के अंतर्गत या माहेश्वरी सूत्रों के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ नाम दिया गया, और अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं ये, वे, रे और ले। इन चारों वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इन्हें सेमी वोवल के नाम से जाना जाता है। ऊष्म वर्ण, से, है, ये 4 वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मिस गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म संज्ञा दी गई। कुम, खुम, गुम, घुम, इन 4 वर्णों को यम व्यंजन कहते हैं। जिह्वामूलीय, कै और खे से पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ हो तो ये दोनों वर्ण जिह्वामूलीय कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 ही गिनी जाती है। उपपदमानीय, पै और फै दोनों से पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ हो तो ये दोनों वर्ण उपपदमानीय कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 1 मानी गई है। ये दोनों विसर्ग के ही भेद हैं। या अर्ध विसर्ग के भेद जिह्वामूलीय और उपपदमानीय, ये दोनों ही अर्ध विसर्ग भेद है, जिह्वामूलीय और उपपदमानीय। दूसरा है द्विस्पृष्ट। ये जो चिन्ह है 8 का उल्टा कर दो, इसको द्विस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये चिन्ह कब लगता है, किस परिस्थिति में लगता है? तो वैदिक क्रिया के अंतर्गत डे से पहले कोई स्वर आ जाए और बाद में कोई स्वर आ जाए तो डे के स्थान पर यह द्विस्पष्ट आदेश हो जाता है, ये चिन्ह लगा दिया जाता है। विसर्ग और अनुस्वार, इस प्रकार संख्या हो जाती है 25, 4, 29 और 4, 33 और 4, 37, 38, 39, 40, 41 और 42। तो व्यंजन वर्ण कुल संख्या कितनी है? 42। तो कुल वर्ण कितने हो जाते हैं? 21 प्लस 42 बराबर 63। किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। लेकिन कुछ विद्वान लिरिको प्लस संख्या के माध्यम से स्वरक संख्या हो जाती है 22 और 42 बराबर 64।
तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत स्वरों की कुल संख्या मानी गई है, वर्णों की कुल संख्या मानी गई है 63 या 64। ये तो है वैदिक संस्कृत की वर्णमाला। लेकिन वर्तमान समय में लौकिक संस्कृत के अंतर्गत इन 63 या 64 वर्णों में से कुछ ध्वनियाँ प्राय समाप्त हो चुकी हैं, जिनका प्रयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है। अब इनमें से ये संपूर्ण समाप्त। अब लौकिक संस्कृत में वर्ण कितने हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए हमें लौकिक संस्कृत के अंतर्गत वर्ण विचार एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत वर्णों की कुल संख्या मानी गई है 46। अब कौन कौन से वर्ण हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर है 13 और व्यंजन है 33। अब स्वर 13 कौन कौन से हैं? अब हमने लौकिक संस्कृत में से कई भेद पढ़े, लेकिन लौकिक संस्कृत में स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित। ह्रस्व ए, ई, उ, री और लिरी। दीर्घ में ए, आ, ई, उ और री। और मिश्रित में आते हैं ए, आई, ओ और औ। तो लौकिक संस्कृत में स्वर 13 होते हैं और 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। व्यंजन वर्ण कौन से हैं? जो 33 इनकी संख्या बतलाई गई है, इसमें हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म। स्पर्श वर्ण कै से लेकर मैं तक के 25 वर्ण, अंतस्थ वर्ण ये वे रेले संख्या 4, ऊष्मण से है, इनकी संख्या 4। कितने हुए? 33। 33 और 13 कितने हो गए? 46। तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत केवल 46 वर्ण ही प्रचलन में हैं। इनके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे छ, त्र और ज्ञ। छ बना कै प्लस से के योग से, त्र बना तय प्लस रे के योग से और ज्ञ बना जय प्लस न के योग से। श्रेय भी इसी के अंतर्गत आता है, तो से प्लस रे। इनको अलग से माना गया है, लेकिन लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कुछ विद्वान विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक स्वर ध्वनियों को एक मानते हैं 3, लेकिन इसकी गणना एक मानी गई है। इसलिए वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 46 + 1 = 47। कुछ विद्वान अयोगवाह वर्णों की गणना भी इन्हीं के अंतर्गत करते हैं। अब प्रश्न उठता है, अयोगवाह कहते किसे हैं? तो जिनके चिन्ह जुड़ते हैं, जिनके चिन्ह जुड़ते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। अब किन किन के जुड़ते हैं?
विसर्ग ये चिन्ह लगता है, अनुस्वार, जिह्वामूलीय और उपपदमानीय, ये अर्धविसर्ग का चिन्ह। अब जिनके चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो कुछ विद्वान, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। तो कुछ विद्वान इन 4 अयोगवाह वर्णों को भी इस वर्णों के अंतर्गत गिनते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार 46 + 4 = 50 वर्ण भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत माने गए हैं। इस प्रकार यहाँ तक हमने जो विश्लेषण किया ये लौकिक और वैदिक संस्कृत का था। अब संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई, संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई। अब हम हिंदी वर्णमाला पर चलते हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वो किस प्रकार से हैं, इसका विश्लेषण अब हम अगले वीडियो में करने जा रहे हैं।